स्वागत है। आज हम एक बहुत बहुत बड़े और अहम दस्तावेज भारत के संविधान की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें अनुच्छेद 1 से लेकर मतलब 395 और उसके बाद जो जुड़े हैं उन सब की एक झलक देते हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि इस विशाल किताब की जो रूपरेखा है उसको समझें, कैसे अलग अलग हिस्से मिलकर देश चलाने का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमारे देश की सोच और कह सकते हैं उम्मीदों को दिखाता है। हम शुरुआत से देखेंगे भाग 1 से कि यह ढांचा कैसे बनता है। तो सबसे पहले भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। पहला सवाल तो यही कि भारत है क्या। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये संघ शब्द यहाँ क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये संघ या यूनियन शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल हुआ है। ये बताता है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा। ये भारत की एकता को दिखाता है। इसी भाग में अनुच्छेद 2 और 3 संसद को ताकत देते हैं कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या फिर जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाएं, नाम या क्षेत्र इनमें बदलाव कर सकती हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि देश एक रहेगा पर राज्यों की सीमा बदल सकती हैं। बिल्कुल। इसे कहते हैं अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। देश अविनाशी है, राज्य विनाशी। ओके, तो पहले देश की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान तय हुई। इसके ठीक बाद आता है भाग 2, नागरिकता, मतलब अनुच्छेद 5 से 11। देश बन गया, अब इसमें रहेगा कौन, नागरिक कौन होगा, ये सवाल। बिल्कुल सही क्रम है। देखिए, अनुच्छेद 5 से 8 ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, उस वक्त कौन भारत का नागरिक था। हाँ, इसमें वो लोग थे जो भारत में जन्मे थे या जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे। हाँ, या फिर जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे थे। और हाँ, पाकिस्तान से आने जाने वालों के लिए भी इसमें खास नियम थे। और एक दिलचस्प बात है अनुच्छेद 9 में कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दोहरी नागरिकता को रोकता है। लेकिन सबसे अहम है मेरे हिसाब से अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11, वो क्यों? वो इसलिए कि ये संसद को भविष्य के लिए नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। मतलब कौन नागरिक बनेगा, किसकी नागरिकता खत्म होगी, ये सब तय करने का अधिकार संसद के पास है। अच्छा, तभी तो वो नागरिकता कानून 1955 बना और उसमें बदलाव होते रहते हैं। एग्जैक्टली। ये नागरिकता को एक लचीला, एक डायनामिक विषय बनाता है जो वक्त के साथ बदल सकता है। ठीक है, नागरिकता तय होने के बाद हम पहुंचते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ये तो हमारे अधिकारों की गारंटी है। निश्चित रूप से इन्हें आप संविधान की आत्मा कह सकते हैं। ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिले हैं और जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। अनुच्छेद 12 पहले ये बताता है कि राज्य क्या है, मतलब किसके खिलाफ ये अधिकार मिलते हैं। और अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो इन अधिकारों के कम करेगा वो रद्द माना जाएगा। और फिर तो अधिकारों की एक पूरी लिस्ट है, जैसे अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर। हाँ। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सही। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। और अनुच्छेद 19, वो तो बहुत जरूरी है, कई तरह की आजादी देता है। बोलने की आजादी, हाँ, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, कोई भी काम करने की आजादी, ये सब। हाँ, लेकिन इन पर कुछ रोक भी तो है। हाँ बिल्कुल, देश की सुरक्षा, नैतिकता या पब्लिक ऑर्डर के आधार पर कुछ वाजिब मतलब रीजनेबल रोक लगाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि आजादी असीमित है। ठीक है। और अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरी व्याख्या की है ना? बहुत ज्यादा। इसमें अब सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, साफ हवा पाने का अधिकार, बहुत कुछ शामिल हो गया है। ये लगातार विकसित हो रहा है। और 21A भी है जो बाद में जोड़ा गया,
6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। हाँ, वो शिक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण। फिर समाज को बदलने वाले अधिकार भी हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है, ये एक अपराध है। और अनुच्छेद 23 वो इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार मतलब जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। और 24 बच्चों से खतरनाक काम करवाने को मना करता है। इनके अलावा धर्म की स्वतंत्रता भी है, अनुच्छेद 25 से 28, और अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29-30 भी। जी, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने और अपने शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है। लेकिन इतने सारे अधिकार मिल गए, अगर वो लागू ही ना हो तो? बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। जी, एक बात और ध्यान देने वाली है, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 में। हाँ, सुना है। पर उसे 44वें संशोधन 1978 से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब वो अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, मौलिक नहीं। ओके, तो ये थे मौलिक अधिकार। इनके ठीक बाद हैं भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व या DPSP, अनुच्छेद 36 से 51। ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है, मेरे लिए तो है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, मौलिक अधिकार ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव करने से रोको, बोलने की आज़ादी मत छीनो, और वो कोर्ट द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। अगर ना मिलें तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और DPSP? दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व ज्यादातर पॉजिटिव हैं। वो राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, लक्ष्य क्या होने चाहिए, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य एक वेलफेयर स्टेट बन सके। अच्छा, तो ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस। हाँ, बिल्कुल। और अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या फायदा? फायदा ये है कि अनुच्छेद 37 ही कहता है कि ये देश चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाते समय सरकार को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे कि कुछ उदाहरण? जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पक्का करे। अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन, संसाधनों का सही बंटवारा जैसी बातें हैं। हाँ, अनुच्छेद 40 भी सुना है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात। बिल्कुल, वो गांधी जी का सपना था। फिर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो आज भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ। फिर पर्यावरण की सुरक्षा 48A, स्मारकों की रक्षा 49, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना 51। ये सब लक्ष्य DPSP में हैं। ये वाकई सरकार के लिए एक रोड मैप जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये भविष्य के भारत का एक विजन दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा है, भाग 4A। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51A, मौलिक कर्तव्य। ये बाद में क्यों जोड़े गए? इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। सोच ये थी कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों का ही पता न हो, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ चलें। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें 11 कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, हमारी मिली-जुली संस्कृति को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। ये बाद में जोड़ा गया। क्या ये भी कोर्ट द्वारा लागू होते हैं? नहीं, ये भी DPSP की तरह कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, पर ये नागरिकों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी तय करते हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से में आ रहे हैं जो सरकार के ढांचे को बताता है। भाग 5, संघ यानी केंद्र सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। ये तो काफी बड़ा हिस्सा लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी को सेट करता है।
इसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका, जुडिशरी तीनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अच्छा, एक एक करके देखें। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका की बात अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 आते हैं, जो देश के प्रमुख हैं। फिर उपराष्ट्रपति 63 से 71, और फिर असल कार्यकारी शक्ति जिनके पास होती है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74-75। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी है। और विधायिका मतलब संसद? हाँ, अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। इनका गठन कैसे होगा, सदस्य कौन होंगे, उनकी योग्यता, अयोग्यता, संसद कैसे काम करेगी, कानून कैसे बनेंगे, ये सब इसमें बताया गया है। इसी में वो अध्यादेश वाली बात भी है ना, अनुच्छेद 123? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को तब अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून की जरूरत हो। ये अध्यादेश कानून की तरह ही लागू होते हैं, पर इन्हें बाद में जब संसद बैठे तो उससे पास कराना जरूरी होता है, वरना ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, अब न्यायपालिका। जी। अनुच्छेद 124 से 147 तक देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। उसका गठन, जजों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उसका कार्यक्षेत्र, ये सब इसमें है। और इस भाग के आखिर में अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में है। ये नाम सुनने में बहुत भारी लगता है। CAG का काम क्या होता है संक्षेप में? CAG एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। आप इन्हें सरकार के खजाने का रखवाला कह सकते हैं। इनका काम है भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के सारे खर्चों का हिसाब किताब जांचना, यानी ऑडिट करना। अच्छा। ये देखते हैं कि जो पैसा संसद या विधानसभा ने जिस काम के लिए दिया था वो उसी पर खर्च हुआ या नहीं, और सही तरीके से हुआ या नहीं। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं, जो उसे संसद या विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। समझ गई। तो भाग 5 ने केंद्र सरकार का पूरा नक्शा खींच दिया। अब आता है भाग 6, राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। तो क्या ये भाग 5 का ही राज्य स्तर का रूप है? बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। ये लगभग भाग 5 के समानांतर चलता है, लेकिन राज्य स्तर पर। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे राज्यों में प्रमुख हैं राज्यपाल, गवर्नर, अनुच्छेद 153 से 162, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, और जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हैं, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद 163-164, जो राज्यपाल को सलाह देते हैं। राज्यपाल की शक्तियां जैसे क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, वो भी यहीं बताई गई हैं। और जैसे केंद्र में संसद है, वैसे राज्यों में विधानमंडल। जी, अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और ज्यादातर राज्यों में एक सदन यानी विधानसभा होगी। कुछ बड़े राज्यों में 2 सदन भी हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 168 से 212 तक इनके गठन, काम करने के तरीके, कानून बनाने की प्रक्रिया आदि के बारे में है। और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति वो भी होगी। हाँ बिल्कुल। जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 है, वैसे ही राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 213 है। जब विधानमंडल सत्र में ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। और राज्यों की न्यायपालिका? उसके लिए अनुच्छेद 214 से 232 तक हैं, जो राज्यों के उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स के बारे में बताते हैं। उनका गठन, जजों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र वगैरह। और फिर भाग 6 के अंत में अनुच्छेद 233 से 237 तक जिला अदालतों और बाकी निचली अदालतों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में प्रावधान है। तो भाग 5 और 6 मिलकर देश के संघीय ढांचे की जो मुख्य कड़ी है, केंद्र और राज्य सरकारें, उनका पूरा विवरण देते हैं। एकदम सही, ये ढांचा तय करते हैं। इसके बाद स्रोत बताते हैं कि भाग 7 तो हटा दिया गया है। हाँ, वो राज्यों की पुरानी श्रेणियों पार्ट बी स्टेट से जुड़ा था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो ये श्रेणियां खत्म हो गई, तो 7वें संशोधन से इस भाग को भी हटा दिया गया। ठीक है, फिर आता है भाग 8, अनुच्छेद 239, 242। ये किसके बारे में है? ये है संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन के बारे में, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार वगैरह। इनका प्रशासन कैसे चलेगा,
ये यहाँ बताया गया है। और फिर हम आते हैं स्थानीय सरकारों पर। भाग 9 पंचायतें, 9A नगर पालिकाएं और 9B सहकारी समितियां। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और बाद में जोड़े गए थे, है ना? हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन थे। भाग 9 पंचायतें 73वें संशोधन 1992 से जोड़ा गया और भाग 9A नगर पालिकाएं 74वें संशोधन 1992 से। इनसे पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ। और भाग 9B वो 97वें संशोधन 2011 से सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया। ये दिखाता है कि संविधान कैसे जरूरत के हिसाब से विकसित होता रहा है। बिल्कुल। इसके बाद के हिस्से थोड़े ज्यादा प्रशासनिक और तकनीकी लगते हैं, जैसे भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन। हाँ, फिर भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 आता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर है, विधायी और प्रशासनिक संबंध। ये तो बहुत ही अहम होगा, क्योंकि भारत एक संघीय देश है। कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, इसके लिए 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बिल्कुल। और केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक तालमेल कैसे होगा, ये भी इसमें है। ये अक्सर बहस और कह सकते हैं तनाव का मुद्दा भी रहता है। अच्छा, फिर भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A पैसे रुपए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से जुड़ा है। हाँ, इसी में टैक्स लगाने की शक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे होगा, जिसके लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बनता है। ये सब आता है। और वो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटा था, वो भी यही है, अनुच्छेद 300A। बिल्कुल, अनुच्छेद 300A यही है जो कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। भाग 13 देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है। भाग 14 लोक सेवाओं के बारे में है, IAS, IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाएं, और संघ व राज्यों के लोक सेवा आयोग, UPSC, स्टेट PSCs। हाँ, और इसी में बाद में भाग 14A जोड़ा गया, जो ट्रिब्यूनल्स यानी विशेष न्यायाधिकरणों की बात करता है। ये कुछ खास तरह के मामलों जैसे प्रशासनिक मामले या टैक्स के मामले को जल्दी निपटाने के लिए बनाए जाते हैं। अब आते हैं कुछ और बड़े विषयों पर। भाग 15 चुनाव, अनुच्छेद 324 से 329A स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की जान है। ये भाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। निश्चित रूप से अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। इसी आयोग के ऊपर संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी है। ये संविधान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। भाग 16 कुछ खास वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण। हाँ, और पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी था। ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। भाग 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि में होगी, लेकिन सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। जी, और इसमें राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में भी प्रावधान है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाला भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। हाँ, ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ये असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए हैं। इसमें 3 तरह के इमरजेंसी हैं, है ना? जी, पहली अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। और तीसरी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। ये शक्तियां जरूरी लगती हैं, पर इनके दुरुपयोग की आशंका भी तो हमेशा रहती है, खासकर अनुच्छेद 356 की। बिल्कुल रहती हैं, और हुई भी है। इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और केवल वास्तविक जरूरत होने पर ही किया जाना चाहिए। ये संघीय ढांचे को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है। भाग 19 में कुछ
छुटपुट मिसलीनियस प्रावधान है। और फिर आता है भाग 20, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 368। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ये दिखाता है कि संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, इसे समय के साथ बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया जानबूझकर थोड़ी कठिन बनाई गई है ताकि आसानी से छेड़छाड़ ना हो सके। संविधान के ज्यादातर हिस्सों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और कुछ प्रावधान जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उन्हें बदलने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी होती है। अच्छा, तो ये संतुलन बनाता है, स्थिरता भी और लचीलापन भी। बिल्कुल। अंत में भाग 21 कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। और भाग 22 संविधान का नाम, इसके लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 और पुराने कानूनों जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को निरस्त करने के बारे में है। ये अनुच्छेद 393 से 395 तक हैं। और जैसा स्रोत बताते हैं, भले ही मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इतने सारे संशोधन हुए हैं कि नए अनुच्छेद जुड़ते जुड़ते गिनती 470 के आसपास पहुंच गई है। ये वाकई एक जीता जागता विकसित होता दस्तावेज है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये था हमारे महान भारतीय संविधान की संरचना का एक नजारा। हमने देखा कैसे अनुच्छेद 1 से शुरू होकर ये नागरिकता, मौलिक अधिकार, सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा, केंद्र, राज्य, स्थानीय, उनके आपसी संबंध, चुनाव, आपातकाल और यहाँ तक कि खुद को बदलने की प्रक्रिया तक फैला हुआ है। हाँ, ये रूपरेखा हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे संविधान एक तरफ नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा देता है, जैसे भाग 3 में, दूसरी तरफ राज्य को एक कल्याणकारी दिशा देता है भाग 4 में, और साथ ही शासन चलाने की पूरी मशीनरी और उसके नियम कायदे भी तय करता है भाग 5, 6, 11, 15 आदि। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है, एक पूरी तस्वीर बनाता है। वाकई दिलचस्प। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। संविधान बनाने वालों ने नागरिकों के अधिकार भाग 3, उनके कर्तव्य भाग 4A और सरकार के लिए जो लक्ष्य तय किए भाग 4, उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की थी। आज जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, दुनिया की जरूरतें बदल रही हैं, क्या वो संतुलन अब भी उतना ही कारगर है, या समय के साथ उसे नए सिरे से देखने, समझने या शायद एडजस्ट करने की जरूरत है? इस पर शायद सोचा जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।